क्या बोलते बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, इत्मीनान से समझो बच्चे लोग। ये चैप्टर में कुछ डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े हैं, जैसा कि प्रेशर पर एक डेरिवेशन अपने को दिया हुआ है, वो बहुत बड़ा डेरिवेशन है तो बहुत आसान, बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उस एक डेरिवेशन के अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है। और दिक्कत वाली बात ये कि इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस किया है जो मतलब 11th से को रिलेटेड थी, बट हम लोग ने 11th में पढ़े नहीं, ठीक है। जैसे इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन हम लोग ने नहीं पढ़े, तो ऐसे भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस होंगे। ड्यू टू रेड्यूस सिलेबस हम लोग ने उन टॉपिक्स को वहाँ पर नहीं छुए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोग के लिए। मेरा कोशिश करेंगे जहाँ पर भी ऐसा कोई टॉपिक अपने को मिलेगा तो हम लोग पहले वहाँ पर 11th का कंसेप्ट एक बार सीखेंगे, फिर वापस से ये टॉपिक पर, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, चैप्टर के दो हिस्से। रेडिएशन 11th में पढ़े थे थोड़ा बहुत, है ना, अगर ध्यान में है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में हम लोग ने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़े थे, बट यहाँ पर उसको और ज्यादा इलाबोरेट करना है। कंसेप्ट वही है, बट गैस के अंदर उसको इलाबोरेट करके हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक अलग सेशन रहेगा, अलग ही मतलब पॉइंट रहेगा उस चैप्टर का, तो बाद में जब आगे पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, समथिंग अबाउट थियरी, इसकी बात चल रही है, थियरी की बात। और जब बात थियरी की होगी तो जाहिर सी बात है किसी ने उस थियरी को प्रपोज किया होगा, जाहिर सी बात है कोई साइंटिस्ट होगा जिसने उसके बारे में बताया हो। तो काइनेटिक थ्योरी पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा अगर बेस को समझने की कोशिश करें तो अगर आप लोग को याद हो, मैंने YouTube पर वो लेक्चर भी अपलोड करके रखा हूँ, हिस्ट्री ऑफ एटम के नाम से पढ़े भी आप लोग ने। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ना। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े थे, डेमोक्रिटस ने वर्ड एटम डिराइव किया था, डेल्टन्स ने हम लोग को एक एटम का मॉडल दिया था, थॉमसन ने मॉडल दिया था, रुदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, नील बोहर पर आकर हम लोग ने क्या हो गए स्टॉप। अगर आप लोग को याद हो, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था जो बताया था वो कौन था, डेल्टन। कौन था वो? तकरीबन 1803 में ना बच्चों, डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया। कौन सी थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी में उसने क्या बताया था, उसने बोला था सिंपली कि किसी भी चीज को अगर आप तोड़ते हो तो जो सबसे छोटा सबसेट उसके अंदर मिलेगा वो कौन होगा, एटम। एटम का जो डेफिनेशन था वही उसने हमको एक्सप्लेन कर दिया। बट तकरीबन इसके 70 साल के बाद, मतलब अराउंड 1873 में एक नई थ्योरी आई जिसके नाम से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे, काइनेटिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। हम लोग इस थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बट कुछ बेस चाहिए जो हम लोग को समझ में आना चाहिए, तो हम लोग पहले वो सारी चीजों को रिकॉल करते हैं। अब देखो, अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने बॉयज लॉ पढ़े थे, हम लोग ने चार्ल्स लॉ पढ़े थे, हम लोग ने एवोगैड्रो लॉ पढ़े थे केमिस्ट्री के अंदर, याद आ रहा है सबको? तो जरा एक बार रिकॉल कर, कोई मुझे बताएगा बॉयज लॉ क्या बोलता था? बॉयज लॉ नंबर लिख के रखा, डेट कैसे आ रही है? डेट हाथ पे लिख लो फुल। अरे लड़ने का नहीं भाई, बताने का। हाँ बच्चा, यस वेरी गुड सर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलो, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बात तो सेम है। याद आ रहा है कि नहीं? हम लोग ने पढ़े थे बॉयज लॉ क्या बोलता था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
प्रेशर, या मैं ऐसा लिख देता हूं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद है ना सबको? अगर मैं पीवी को उधर ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इक्वल टू लिखेंगे और क्या आ जाएगा? मतलब पीवी इज व्हाट? कांस्टेंट। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, P1 V1 बराबर P2 याद आ रहा है ना? और यही चीज वापस सब लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले भी है। वेट इधर वेट सेकंड मिनट सही कर दिख रहा बराबर एसी आ रहा है? नहीं ऐसा बताओ मत क्लास में एसी का। चलो ठीक है क्या सुनो, बॉयल्स लॉ क्या बोलता था? कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को कुछ नाम दिए थे हम लोग। कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेस का एक नाम पढ़े थे हम। यस, किसने बोला? वेरी गुड। क्या नाम था बच्चा? आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? याद रखो, थर्मोडायनेमिक्स में वापस से जो 14 चैप्टर है यही सब सेम है, उसमें तो यही पढ़ना ही है। समझ में आ रहा है? उसको अच्छे से समझ लो, रिपीट हो जाएगा, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आ रहा है? वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। या आप यूं बोलो कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको किसने बताया था? बॉयल्स के बाद हम लोगों ने सेकंड लॉ पढ़े थे, चार्ल्स लॉ। किसी को याद है? अच्छा सीसो देखो, सीसो देखो, सीसो का एक एंड जो रहता है अगर वो नीचे जाता है तो दूसरा वाला एंड क्या होता है? मतलब अगर आप बॉयल्स लॉ को कंपेयर करो सीसो के जैसा, मतलब एक जगह प्रेशर ले लो और एक जगह, तो अगर प्रेशर कम तो वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर। सिंपल है ना? बॉयल्स लॉ याद रखने की। चार्ल्स लॉ क्या बोलता था? चार्ल्स लॉ बोलता था एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं यूं बोल दूं वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या मैं यूं बोल दूं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू अपॉन। सही है ना बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। एक और लॉ पढ़े थे, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ याद है क्या किसी? क्या था भैया? देखो ये जो लॉ है ना बच्चों, ये कब आया? डेल्टन के मॉडल के बाद, मतलब उस टाइम पर एटम की नॉलेज हो गई। बोलो जल्दी से, एवोगैड्रो लॉ क्या था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अबे बोलो यार, 11वीं पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री में पढ़े भी थे। सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मैं कर लो और जमीन में रखो और 4 माले से हाथी पे 10 माले के मर गए। तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में आ गए, तुम लोग को एवोगैड्रो लॉ याद? अच्छा छोड़ो, एवोगैड्रो लॉ भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ एवोगैड्रो नंबर क्या है? मतलब वो क्यों है और किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये जरा बताओ। मोल्स? क्या मोल्स? 1 मोल बोले तो एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स रेस्ट्रिक्शन हटाती है, अभी भी टेंशन है, आदत बन गई है। बोलो
भाई, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 9th में पढ़े हैं, 9th में, इवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या का फॉर्मूला, इवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और हम लोग ने पढ़े थे किसी भी चीज का एक मोल, किसी भी चीज, गैस ही नहीं, कोई भी चीज का अगर आप एक मोल लेते हो, इसका मतलब आप वो चीज कितना ले रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ 1 दर्जन चेयर है, मतलब कितनी चेयर, 12। मतलब मैं अगर 1 दर्जन लगा दूं और आगे कुछ भी बोल, इररिस्पेक्टिव, 1 दर्जन बोल दिया तो दिमाग में फिगर आ गया 12। ऐसे ही एक मोल बोल दिया तो दिमाग में वो बड़ा वाला सा नंबर आना चाहिए, 6.023। समझ में आ रहा है? ये नंबर किसने बताया था, कार्लो अमीडियो रोमानो एवोगैड्रो। जितना बड़ा नंबर है उतना ही बड़ा उसका नाम भी है, ठीक है, ऐसा है ना। नॉर्मली आप लोग उसको क्या बोलते हो, एवोकाडो, आई मीन एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने हम लोग को ये नंबर बताया, क्या था, 6.023। ठीक है, हम लोग का एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता था, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। याद आया? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आप दो वॉल्यूम, मतलब दो गैस लेते हो जिनका वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि भैया मेरे पास लेट्स से 1000 लीटर नाइट्रोजन है और मेरे पास 1000 लीटर लेट्स से हाइड्रोजन है, दोनों का वॉल्यूम कितना है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे। बोलने का मतलब ये है कि उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे लोग, समझ में आया? मतलब उसने क्या बोला कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो या नंबर ऑफ, अरे हाँ या ना भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा जरा देखो, मैं अगर इन तीनों को कंबाइन कर दूं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को क्लब करके कुछ इस तरीके से, यही वहां पर देखो वॉल्यूम किससे प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रेशर। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हेंस प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के एक कांस्टेंट लिख देते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? अगर मैं पी को उधर भेज दूं तो पी भी किसके बराबर, याद आया? क्या बोलते थे इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। याद आ रहा है? N is what, number of moles, R is what, आइडियल गैस कांस्टेंट वैल्यू थी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अरे याद आ रहा है कि नहीं बेटा? T का नाम था टेम्परेचर, P का नाम था प्रेशर, V का नाम था वॉल्यूम। याद आया? ये वही इक्वेशन है जिसने आपकी रातों की नींद खराब करके रखी है बच्चे लोग। केमिस्ट्री इसी से बर्बाद होता है हम लोग। याद आया कि नहीं? Pv is equals to, ध्यान से देखना मैंने लिखा हूं आइडियल गैस, रियल गैस नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग खेलने वाले हैं आइडियल और रियल। क्लियर? लिख लो इतना। अरे पूरी कहानी याद आ गई ना? चलो याद है कुछ समझ गया ना? चलो यार देखो, हम लोग ने अभी जो लास्ट में इक्वेशन लिखे ये किसके लिए लिखे बच्चे लोग? बट आइडियल गैस और रियल गैस में फर्क है, इस बात को समझो। आइडियल गैस उस गैस को बोलते हैं जिसमें सबसे बड़ा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो बाद में हम लोग ऐसा पोस्टुलेट पढ़ेंगे आगे अभी, फिलहाल मेजर डिफरेंस अगर मैं बोलूं बच्चों, आइडियल गैस वो गैस होती है जहां पर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये पॉसिबल
हम लोगों ने पढ़े पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बचपन से यही तो पढ़ते हैं। सॉलिड में बहुत ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम है, और गैस में उससे भी कम है, बट है। आइडियल गैस क्या बोलता है ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर। समझ में आ रहा है? देखो हम लोग ने चैप्टर का नाम ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रखे, क्योंकि हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके पास सबसे ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स गैसेस के पास, बिकॉज सर उनके पास रैंडम मोशन करने की प्रॉपर्टी है। सॉलिड और लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी है भी तो बहुत कम एज कंपेयर टू गैस। इसीलिए हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं, ना कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सही है ना? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? रियली देखा जाए तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर, बट अगर हम लोग आइडियल की बात कर रहे हैं तो वहां पर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आप काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करें तो हम पूछेंगे कि सर इसको किसने बताया? काइनेटिक थ्योरी का डिस्क्रिप्शन सर उन्होंने आइडियल गैस के बारे में इतना कुछ पढ़े, अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया ना, काइनेटिक थ्योरी को किसने बताया? अगर आपने नोटिस किया तो मैंने बोला था काइनेटिक थ्योरी अराउंड 1873 में आई है, मतलब मॉडल ऑफ एटम डिस्कवर हो चुका, उसके बाद ये थ्योरी आई है। ये थ्योरी में ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, बट हम लोगों को जिनका नाम बताते हैं, पहला बोल्ट्जमैन, आगे पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लोग, और दूसरा है बच्चों मैक्सवेल। दूसरा कौन है? आजकल वो फॉर्म ले रहा बच्चों, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सरफराज बोल रहा बहुत अच्छी बॉलिंग है, मेरे को लगा तो बैट्समैन अच्छा है, ऑलराउंडर है। ये वो वाला मैक्सवेल नहीं है, मगर नहीं, गर्ल्स कंफ्यूज क्या चल रहा है ये साइंटिस्ट है बच्चों। मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे आप लोग फर्दर। तो ये दोनों ने मिलकर हम लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को क्या किए थे, एक्सप्लेन। इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, बट मेजर कंट्रीब्यूशन यही दोनों। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे पोस्टुलेट्स की, जिस पर ये थ्योरम मतलब ये पूरी थ्योरी बनाई गई। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, कुछ बेसिस है हर एक थ्योरी। जैसे आप लोग अभी हाइजीन थ्योरी पढ़ोगे आप लोग, या पढ़े होंगे पता नहीं, तो उसके भी पोस्टुलेट आप लोग पढ़ोगे, तो ऐसे हम लोग इसके भी पोस्टुलेट पढ़ेंगे। बट उससे पहले दो टर्म समझ लो। पहला है मीन फ्री पाथ, आपकी बुक में दिया हुआ है मीन फ्री पाथ। ये इधर आ बेटा, मान लो कि ये गैस का मॉलिक्यूल, अरे इमेजिन करो यार, अच्छा बड़े से याद आया एक चीज, थोड़ा इसको समझो। देखो अभी देखो हुज़ैफा मान, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, देखो गैस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे हैं, और अगर आप एक मोल की बात करें तो एक मोल में देखो कितने पार्टिकल आ रहे हैं, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। आप इमेजिन कर रहे हो, एक एक पार्टिकल को लेकर हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग वहां पर एवरेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल तो बात ही नहीं कर सकते ना। अरे कितने पार्टिकल है यार, 10⁻23, एक एक को स्टडी किए तो सर बाल सफेद हो जाएंगे। तो हम लोग इसीलिए किसको डिस्कस करते हैं? एवरेज। है तो माइक्रोस्कोपिक, आप किस लेवल पर जा रहे हो, माइन्यूट लेवल पर जा रहे हो, इसके लिए वो माइक्रोस्कोपिक। थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक डील करता है, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे जाके डिस्कस नहीं करना। हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, बट एवरेज के टर्म्स में। कौन से टर्म्स में? एवरेज के टर्म्स। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान। मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये एक पार्टिकल है, इमेजिन कर लेते हैं ये ऑक्सीजन का पार्टिकल, ठीक है, मैं इसको धक्का दीजिए, ये रुक गया ना, ये बोर्ड से लड़ने के बाद मैं बता के धक्का देता तो रुकता नहीं, इसके लिए जानबूझ के से धक्के, ये रुका यहाँ पे, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक के वो कोलिजन से पहले, यहाँ पे मान लो यहाँ पे था और यहाँ पे टकराया ना, तो दो कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है ना, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मतलब आसानी से चले गया बिना टकराए, आसानी से। समझ में आ रहा है? फ्री क्यों बोल रहे हैं? देखो गैस के पार्टिकल है तो कंटिन्यूसली इधर पे उधर पे ऊपर नीचे हर जगह टकरा रहे हैं ना, तो दो कोलिजन के बीच में वो जो ट्रेवल करने वाला है वो कैसा होगा? वो जो पाथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग एक पार्टिकल का तो स्टडी नहीं कर सकते, अपने पास 50 पार्टिकल होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते, मान लो ये एक पार्टिकल है, ये पहले यहाँ पर आया, टकराया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आ रहा है, सही है कि? वैसे ये जो डिस्टेंस है वो d1 है, ये जो डिस्टेंस है वो d2 है, ये जो डिस्टेंस है वो d3 है, ये d4 है, और ये
ऐसे dn तक के क्या होगा? तो हम लोग क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं, मीन क्या निकालते हैं हम लोग? वो क्या होगा? मीन तो सभी को पता है ना, d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू dn डिवाइडेड बाय यही है कि नहीं भैया? इसी में एक होता है एवरेज, मीन था ना, इसके लिए मीन निकालते हैं। ऐसे ही होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? मैं इस पर आऊंगा, आपकी बुक में इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है बट उस पर डेरिवेशन नहीं दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है, बाद में मैं लिख दूंगा उसको। एवरेज रिलैक्सेशन, लेट्स से भैया यहां से यहां आने में टाइम t1 लगा, यहां से t2, यहां पर t3, यहां पर t4 और यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज टाइम अगर निकालना है तो सिंपल है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है कि एवरेज रिलैक्सेशन, रिलैक्स है, टकरा रहा, तो दो टकराने के बीच में, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा वो एवरेज, वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। आप टोटल का एवरेज निकाल दो तो आपको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, मतलब इतने टाइम के लिए पार्टिकल कहीं पर टकरा रहा नहीं। समझ में आया? अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैंने यहाँ पर जब भी पार्टिकल के एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन को ड्रॉ किया, मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है ना, कहीं पर भी वेवी फॉर्म नहीं बनाया। क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर क्या पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगा? इन केस ऑफ आइडियल ये एक पोस्टुलेट है, एक अजम्पशन है कि पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको नहीं पता है कि वो कहां जाने वाला, बट आपको इतना पता है वो जहां पर भी जाएगा स्ट्रेट है। अजम्पशन आइडियल गैस के बाद में लिखेंगे तो उसमें लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं भैया? हम लोग डिस्कस ही किसको कर रहे हैं? आइडियल। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? अब ये 2 पॉइंट क्लियर है तो हम लोग पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं। बिठा दूं क्या? ये लिखना है। अच्छा, आपकी बुक में देखो एक फॉर्मूला दिया उसने ना मीन फ्री पाथ को बच्चों लोग लैम्डा से डिनोट किया है और उसका फॉर्मूला लिखा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, so रूट 2 पाई d स्क्वायर n बाय, ये फॉर्मूला है। हम लोग को उसका डेरिवेशन दिया हुआ, डायरेक्टली ये बस फॉर्मूला उसने क्या कर दिया, लिख दिया। समझ में आ रहा है? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स और v क्या है? वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? वापस गैस क्या बोल रहा है? एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। अब इसको अगर समझने की कोशिश करो, ऐसे तो ये याद करना है आपको, बट अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो आप इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करके समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पर बता देखिए, प्रेशर वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों, किसका? प्रेशर। ये मान लो प्रेशर है और ये क्या है? हम लोगों ने अभी बॉयज लॉ पढ़े थे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम कम प्रेशर, तो ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। अरे हाँ या ना बच्चों? अगर मैं, ये तो आइडियल है ना, अगर मैं लिटरली किसी एक गैस को पकड़ लूं और उसका ग्राफ प्लॉट करूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर आप उसके ग्राफ को प्लॉट करो तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर आप उसको हायर टेम्परेचर पे मेजर करो, किस पे? हायर, मतलब वही गैस है बट अभी टेम्परेचर 500-600 एग्जांपल दे रहा हूं, और वही गैस को अगर मैं लोअर टेम्परेचर पे चेक करूं 50-60 डिग्री पर, तो आपको फर्क दिखेगा। अगर आप उसको हायर टेम्परेचर पर देखोगे ना तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ये मान लो T1 के लिए डैश रियल के लिए और जो डार्क है वो किसके लिए? आइडियल। बट अगर लोअर टेम्परेचर पर देखो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ फर्क है सर? हायर टेम्परेचर पर एग्जैक्टली आइडियल गैस के जैसा कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा, और लोअर टेम्परेचर पर वो उससे मैच होता हुआ, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर, तो अपनी जो गैस है वो किसके जैसा बिहेव करने की कोशिश कर रही? आइडियल गैस। किसके जैसा? एट हायर टेम्परेचर। बोले थे लाइन, एट हायर टेम्परेचर और लो प्रेशर, है ना? अच्छा, लो प्रेशर पे भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग अभी पढ़े PV = nRT, पढ़े ना बच्चों?
पीवी किसके बराबर, एनआरटी के बराबर। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लूं फॉर 1 मोल, तो पीवी अपॉन आरटी कितना हो जाएगा, है ना। मतलब सर आप किसी भी गैस का 1 मोल लो, आप किसी भी गैस का, तो पीवी अपॉन आरटी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। सॉरी कितना होगा, 1। कितना होगा, आइडियल किसके लिए, अच्छा। अगर मैं इसी का ग्राफ प्लॉट कर दूं बच्चों, पीवी अपॉन आरटी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं फ्रैक्शनल पे इस पर, तो आप अगर आइडियल की केस देखोगे तो वो तो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, फिक्स रहेगा, वो चेंज होने वाला। बट अगर आप इसी की जगह पर कोई दूसरी गैस लो एक्सेक्ट, और आप उसको देखो तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ये आइडियल, ये किसके लिए था, रियल। ये हायर टेम्परेचर और ये तो T1 क्या है, ग्रेटर है किससे, तो देखो जब प्रेशर एकदम कम है, जब प्रेशर एकदम ये 0 है ना, ऑलमोस्ट जब प्रेशर एकदम कम है तो उस टाइम पर रियल और आइडियल दोनों क्या हो रहे हैं। इसके बाद तो देखो दूर जा, तो वो लोग मिल रहे कहां पर, लो प्रेशर, कहां पर मिल रहे हैं। और देखो T1 किसके ज्यादा करीब है, T1 ज्यादा करीब है ना आइडियल के एज कंपेयर टू T2। अरे इमेजिन कर रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ T1 ज्यादा करीब है ना आइडियल से एज कंपेयर टू T2, मतलब सर टेम्परेचर ज्यादा तो टुवर्ड्स द आइडियल कंडीशन भी क्या होगी, ज्यादा, और टेम्परेचर कम तो टुवर्ड्स द आइडियल कंडीशन भी क्या होगी। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि लो प्रेशर पर वो लोग किसके जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, आइडियल गैस के जैसा। तो मैं बोल सकता हूँ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर real gas behave like, सही बोल रहा हूं ना बच्चे लोग, पिक्चर बनी दिमाग में, मैं ये क्या ग्राफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लिखो नहीं, खाली वो पॉइंट को प्रूव करना, बाद में तुम लोग रट लोगे, अब तुम लोग के दिमाग में ये याद रहेगा हमेशा। अब जरा इसको समझते हैं, पोस्टुलेट्स के बारे में बात। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ना कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ रूल्स है, हम लोग रूल्स को समझने की कोशिश करें। ये मिटा दूं, दिख रहा है, चलो यहां देखो पोस्टुलेट्स देखो। अपने को ऐसे पोस्टुलेट करके दिया नहीं है, पहले का जो सिलेबस होता था ना उसमें पोस्टुलेट को डिस्कस करना, यहाँ पर हम लोग को उतना कोई डिस्कशन दिया हुआ नहीं, हम लोग को जनरली बस बोल के निकल लिया, अलग से कोई पॉइंट दिया हुआ, पहले अलग से सिर्फ पोस्टुलेट पर ही क्वेश्चन आते, व्हाट आर दी पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बट अभी क्या किया है, उसको रैंडमाइज कर दिया, मतलब एज अ पैराग्राफ देकर उसको क्या किया वहां पर खत्म किया। बट हम लोग दिया है तो इन जनरल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, 2 पॉइंट अगर आप लोग को याद है, क्या था, एक पॉइंट तो पहले डिस्कस किया था, आइडियल गैस के लिए कभी एक पॉइंट डिस्कस भी किया हूं, अरे मीन फ्री पाथ टू डी पे मैंने अभी बताया था, पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, भी डिस्कस किए थे ना। ये हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या है, सेम गैसेस have same molecules, have बोलने का मतलब ये है कि उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ये सब क्या होगा मॉलिक्यूल्स का सेम। तीसरा स्ट्रेट लाइन वाला भी डिस्कस किए थे, हम लोगों ने बोले थे गैसेस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ये लोग कैसे होते हैं हमेशा, बट इन अ स्ट्रेट लाइन, आप इस बात को समझो बच्चों, इसमें थोड़ा सा इलाबरेट। मान लो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी भी है, जिसकी वेलोसिटी क्या है v। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि इस डायरेक्शन में v है,
अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करो तो वो कहीं पर भी जा सकता है, वो x में भी जा सकता है, वो y में भी जा सकता है और वो z में भी जा सकता है, आया ना। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मैं इसको vx बोलूंगा, इसको vy बोलूंगा और इसको vz बोलूंगा, अरे आया ना। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं बोलूंगा सर v बार इज नथिंग बट vxi प्लस vyj प्लस vzk, अरे आया ना। और अगर सर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हम लोग ने ये भी पढ़े, स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, या मैं ऐसा बोल दूं v बार का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बोलूं मतलब v स्क्वायर किसके बराबर होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, अरे हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से डायरेक्शन पे जाने वाला है तो आप बता पाएंगे? आप बोलेंगे सर देखो वो x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है और हर जगह जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर जगह जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पर जितना जा सकता है उतना ही y और x में भी जा सकता है, अरे हाँ है ना। मतलब मैं बोल सकता हूँ vx इज बराबर vy इज बराबर vz, अरे हाँ है ना, vx बराबर vy बराबर, तीनों जगह सेम है ना। अच्छा अगर मैं इसको सबकी जगह vy की जगह भी vx लिख दूं और vz की जगह भी क्या लिख दूं तो v स्क्वायर कितना है 3 टाइम vx स्क्वायर, अरे इमेजिन किया मैंने क्या बोला, मैंने vy की जगह भी vx रख दिया और vz की जगह भी vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर 3vx स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा ऐसे आप लिख सकते हो 3vy स्क्वायर या आप लिख सकते हो 3vz लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जो प्रोपोर्शन होगा वो तीनों जगह क्या होगा सेम, क्लियर है। ये वाला पोस्टुलेट बहुत ज्यादा डिस्कशन। चौथा, अगर पार्टिकल कोलाइड करते हैं, कोलाइड तो करेंगे जाहिर सी बात करेंगे, क्या मतलब अगर पार्टिकल कोलाइड करते हैं खुद से टकरा सकते, क्यों नहीं टकरा सकते भाई? इस रूम में एयर है, एयर के पार्टिकल आपस में नहीं टकरा रहे तो क्यों नहीं बोल रहे, टकरा सकते। इवन सर इस रूम के वॉल से भी टकराएंगे तो जो कोलिजन होगा पार्टिकल के बीच का या पार्टिकल और वॉल के बीच का वो हमेशा इलास्टिक होगा। कोलिजन कैसा होगा? कोलिजन इलास्टिक होगा, याद रखना भैया, कोलिजन कैसा होगा। अब ये इलास्टिक प्लास्टिक क्या है सर? ये वही है क्या जो हम लोगों ने 11th में इलास्टिसिटी के नाम से पढ़े? नहीं, देखो इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? दो टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लॉस हो, बट अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में लॉस। जैसा एक पार्टिकल था वो दूसरे पार्टिकल से आके टकरा गया, टकराने से पहले उसकी जो वेलोसिटी थी, टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? वही रहेगी। अच्छा एकदम सिंपल सा फंडा है, मोमेंटम का फॉर्मूला सभी को पता, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो वैसे भी चेंज होने वाला, अगर आप ये सोचो ना टकराने से पहले और टकराने के बाद वेलोसिटी सेम है, मतलब मोमेंटम भी क्या है? इसी को तो हम लोग बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद आया कि नहीं भाई? पढ़े भी है ना। तो सिमिलरली मैंने बोला वेलोसिटी सेम है, मैंने क्या बोला? टकराने से पहले और टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है? और अगर वेलोसिटी चेंज है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो सर मास तो चेंज होने से रहा, वेलोसिटी आपने बोल दी कि सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होने वाली। मतलब अगर कोई इलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस। अब समझ में आया? ठीक है भैया, तो कोलिजन इलास्टिक होगा। ठीक है, तीसरा पांचवा पॉइंट, वेलोसिटी जो है ना बच्चे लोग, वेलोसिटी नहीं काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ की स्पेलिंग से नहीं करो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। कहीं कहीं हिंदी नहीं आती, माफ कर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन, बाकी किसी चीज पे डिपेंड, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? प्रूफ करेंगे।
घबराओ, इसको प्रूव करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना बच्चे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। एक और इसमें पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करिए। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मैं यूं बोलूं वॉल्यूम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये क्या है सर? देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल में फर्क है, आप इस बात को समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मान लो मेरे पास एक जार है जिसके अंदर मैं हीलियम गैस भरा हूँ, ठीक है? उस जार के अंदर मैं क्या भर के लाया हूँ? हीलियम गैस। और वो हीलियम गैस को अगर मैं यहाँ पर ओपन कर दूं तो पूरी इस रूम के अंदर फैल जाएगी। तो अब वो जो फैल गई तो ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, और जो जार के अंदर बंद थी ना वो था उसके वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो जगह घेरने वाले, एक्चुअली मैं अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एक जगह दबा दूं तो वो हो गया वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर आप उसको छोड़ दो तो फिर सर आप उसको जहां छोड़ो वो पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस। जाहिर सी बात है, अब तो अगर इस रूम की सारी गैस को आप पकड़ लो तो सर इतने से सिलेंडर को बंद कर लो क्या, है कि नहीं? तो ये वॉल्यूम के कंपेयर में ये वॉल्यूम तो ना के बराबर है। देखो, आइडियल गैस की बात चल रही है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बट रियल में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ तो है। आइडियली हम लोग उसको निग्लेक्ट करें, बट रियल में है। सो बेसिक डिफरेंस, दो बेसिक डिफरेंस, पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, कि रियल होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दूसरा रियल होगा तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ये अलग बात है कि कुछ कम होगा बट होगा। अरे समझा कि नहीं भाई? कोई दिक्कत? लिखना है? नेक्स्ट है प्रेशर का डेरिवेशन, ठीक है? इसको थोड़ा ध्यान से देखें। प्रेशर का एक्चुअली अपने को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, P, या ऐसा दिखा होगा आपको, PV इज इक्वल्स टू 1/3 L इंटू M इंटू V स्क्वायर, या V RMS का स्क्वायर, आपके बुक में V बार का स्क्वायर भी लिखा है, ठीक है? अब ये क्या है, इसको मैं V RMS को पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। PV is equals to 1/3 into number of moles into M into VRMS का स्क्वायर। M क्या है? नंबर ऑफ मोल, M क्या है? मास ऑफ गैस, और VRMS का स्क्वायर। अब ये VRMS क्या है सर? पहले RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, रूट लो, क्या लो? रूट, ठीक है? मीन बोले, किसका मीन लेना? वेलोसिटी का, मतलब सर v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय, इसी को मीन बोलेंगे, उसका स्क्वायर है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। ये किसके बराबर है? समझ गए ना? VRMS क्या है भैया? सर हर वेलोसिटी का स्क्वायर करो, उसका मीन निकालो, उसका रूट ले लो, आपको क्या मिल जाएगा? VRMS, ठीक है? ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हम लोग को प्रूव करना है ये, ठीक है? और एक प्रूफ है काइनेटिक एनर्जी वाला भी, 3/2 nRT, 3/2 nRT, ये भी प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं भैया, थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेशर का फॉर्मूला ध्यान से, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब वो बॉल से कोलाइड होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब सर अगर आप गैस के केस में प्रेशर डिस्कस करने वाले हो तो आप क्या डिस्कस करोगे वहां पर? फोर्स जो कोलिजन की वजह से पर्टिकुलर एरिया पर ट्रांसफर हुआ वही प्रेशर है ना। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कितना कोलिजन हो रहा है, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा प्रेशर। अरे हाँ है ना, सिंपल बात है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कंसीडर करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, पार्टिकल्स तो बहुत सारे, मॉलिक्यूल बहुत होंगे ना, हम लोग इंडिविजुअल किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो कि ये भैया एक कंटेनर है,
जाएगा ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो फेस है ना, ये वाला समझ रहे हैं ना, ये वाला फेस, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लिया, वो जाकर इस दीवार पर टकराएगा, वो जाकर इस दीवार पे क्या करेगा, देखो पार्टिकल बहुत है, मैं किसी एक पार्टिकल को लेकर स्टडी कर रहा हूँ, बाद में लोग इन जनरल फिर सबके लिए बना दें। ये पार्टिकल जब इस वॉल से टकराएगा तो कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, है कि नहीं? अच्छा, प्रेशर निकालना है तो फोर्स चाहिए सर, प्रेशर निकालना है तो क्या चाहिए, और फोर्स क्या होता है, अगर आप सेकंड लॉ याद करो न्यूटन का, तो उसमें बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो सर अगर इस पार्टिकल का आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, लेट्स से देखो ये वाला जो पार्टिकल है जो पीछे हम लोगों ने अभी पढ़े, ये इसकी वेलोसिटी लेट्स से v है, कितनी है, बट हम लोगों को पता है कि सर ये x में भी जा सकता है, ये y में भी जा सकता है और ये z में भी जा सकता है। फिलहाल हम लोग x में ही डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग किस में डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी एक पार्टिकल को ना, x में जाने वाले तो 1000 पार्टिकल होंगे, इसीलिए मैं 1 लगा देता हूं, समझा? 1 क्यों लगाया, मैं एक पार्टिकल को स्टडी कर रहा हूं तो इसके लिए 1, और सिर्फ कहां पर डिस्कस कर रहा हूं, x डायरेक्शन, y और z में हम लोग डिस्कस अभी नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, x y और z छोड़ दो, आज समझा कि तो ठीक है भैया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पार्टिकल का मास स्मॉल m है, क्या है, इस पार्टिकल को स्मॉल m ही देते, ठीक है, इस पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है, और ये कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सर अभी आपने बताया vx1 है ना, कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, अरे बोलो, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सर मास इनटू वेलोसिटी, अरे ये होगा, जब टकराएगा तो हम लोगों ने आइडियल गैस की कंडीशन पढ़े, क्या पढ़े सर, कोलिजन इलास्टिक होता है, मतलब जिस मोमेंटम से टकराएगा उसी मोमेंटम से वापस भी आएगा, बस फर्क इतना है, पहले एक डायरेक्शन में जा रहा था, अब डायरेक्शन क्या होगा, तो सर अगर पहले प्लस में था तो फाइनल किस में आ जाएगा, रहेगा तो यही ना, तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा पी, फाइनल माइनस इनिशियल, या देखो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करो तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, अरे समझा कि नहीं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूं भैया, तो कितना आ जाएगा mvx1 प्लस mvx1, तो कितना आ जाएगा 2mvx, आया ना, कोई दिक्कत है सर, बट अपने को चाहिए रेट, रेट बोले तो टाइम, रेट बोले तो, और अपने पास टाइम तो नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो l कितना है, देखो पार्टिकल यहां पर था, लेट्स से ये इस एंड पे, यहां से ट्रेवल करके गया, यहां टकराएगा, फिर दोबारा कोलिजन के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, देखो टकरा गया, वापस यहाँ आएगा l, फिर वापस आएगा तब टकराएगा ना इससे, तो कितना ट्रेवल कर रहा है 2l, डिस्टेंस कितना हो रहा है उसका, डिस्टेंस कितना है 2l, ठीक है, ये समझा ना, डिस्टेंस 2l किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस, देखो ना वहां टकराया है, फिर वापस आया यहाँ पर l, फिर वापस जब जाएगा तब टकराएगा ना, तो l प्लस l कितना हो गया, ठीक है, स्पीड अपने को पता है, स्पीड अपने को कितनी है, अरे vx1 ना, तो आपको नहीं लगता टाइम निकाल लूंगा, सर स्पीड का फॉर्मूला ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी ले लो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सर स्पीड इधर टाइम उधर, लेट्स से मैं इसको डेल्टा टी बोलता हूँ, चेंज टाइम है ना, अरे टी भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2 है, और टाइम स्पीड कितनी है, मिल गया अपने को, ये मिल गया अपने को, टाइम बचे लो, कोई दिक्कत है क्या, अच्छा अब मैं निकाल सकता हूँ फोर्स, सर फोर्स का फॉर्मूला ही है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अभी तो बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भूल गए क्या बच्चे लोग, mv माइनस mu अपॉन t करे थे, फिर m कॉमन लिए थे, v माइनस u अपॉन t को एक्सेलरेशन लिख दिए थे, फादर इज इक्वल टू मास प्रूफ किए थे तुम लोगों ने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यार
याद आ गया। डेल्टा पी कितना है 2mvx1 और डेल्टा टी कितना है 2l/vx1। 2 से 2 ये vx1 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा mvx1 का स्क्वायर अपॉन l। ये क्या हो गया f। ये क्या हो गया बच्चों देखो ये एक पार्टिकल की वजह से फोर्स था वो भी अलाउंग x डायरेक्शन। सर x डायरेक्शन में जाने वाले n पार्टिकल्स होंगे तो उनकी वजह से जो फोर्स होगा वो f होगा। अरे हाँ या ना भाई ये पहले वाले पार्टिकल की वजह से था ना तो वो क्या होगा सर F1 प्लस F2 प्लस F3 सारे फोर्स को आप क्या कर रहे हैं ऐड करेंगे। तो व्हाट इज F1 n/l vx1 का स्क्वायर। ऐसे व्हाट इज F2 n/l vx2 का स्क्वायर। सही है ना। एंड गोज ऑन m/l vxn का सब में m/l है कॉमन ले लो क्या बचा vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर अप टू vxn का स्क्वायर अपॉन l को बाहर ले लीजिए l को कॉमन ले चुके ना m/l। अच्छा ये कुछ मिलता जुलता दिख रहा है किसके जैसा मिलता जुलता दिख रहा है v1 v2 v3 v4 है बट x डायरेक्शन में बट सर नीचे n नहीं है तो n दे देते ना अपने लोग ले भाई खुश। अब ये किसके बराबर हो गया along x along तो m n अपॉन l ये हो गया vrms का स्क्वायर along ये f है। अरे हाँ या ना बट सर ये भी अभी x में ही है ये किसमें है मुझे सिर्फ vrms चाहिए x में भी नहीं चाहिए तो कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले प्रूफ किए थे कि v का स्क्वायर जो होता है वो 3 टाइम vx स्क्वायर होता है या 3 टाइम v बाय प्रूफ किया था यार। तो यहाँ से अगर मैं vx का स्क्वायर लिखूं तो वो v²/3 होगा कि नहीं आया ना बच्चों। तो मैं यहाँ पर vrms स्क्वायर x की जगह लिख सकता हूँ v²/3 और v क्या है नेट है v क्या है तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो भी क्या हो जाएगा नेट फोर्स आया ना कितना हो जाएगा n/l इसकी जगह पर कितना आ जाएगा v²rms/। सही है मिल गया नेट फोर्स। अरे कोई दिक्कत है ठीक है। अब बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स देखो वो इस वॉल से टकराएगा ना इसकी लेंथ l है ब्रेथ भी क्या है l इंटू l तो एरिया कितना हो गया l का स्क्वायर और फोर्स हम लोगों ने निकाल के रखे m n vrms का स्क्वायर और नीचे पहले से क्या है l² इंटू l l³ and l³ is nothing but volume। अरे हाँ है ना तो लिख दो इसकी जगह पर 3v हाँ है ना और अगर मैं वॉल्यूम को इधर फेंकूं बच्चे तो pv किसके बराबर 1/3 m n vrms का ये प्रूफ करना था समझा कि नहीं पक्का कोई दिक्कत रिपीट करो एक बार। मैंने बोला ना डेरिवेशन बहुत बड़ा है इजी ना मगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बराबर आ जाए। चलिए अरे ये वाला साइड क्यों देख रहे हैं ये तो हम लोगों ने लिखे ये प्रूफ करने का सो दैट PV is equals to 1/3 nm vrms का स्क्वायर n क्या है नंबर ऑफ मोल्स है m मास ऑफ मॉलिक्यूल है vrms रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर नाम में उसका आंसर है रूट लो फिर वेलोसिटी का क्या करो स्क्वायर लो और उसका मीन लो तो वेलोसिटी का स्क्वायर किया उसका मीन लिया उसका रूट लिया क्या मिल गया अपने को vrms। अगर स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा ये भी अभी प्रूफ नहीं है प्रूफ करने इसको बाद में देखें। हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने कंटेनर कंसीडर किए उसमें x y z लिए उसमें एक पार्टिकल कंसीडर किए और हम लोगों ने उसको सिर्फ x डायरेक्शन में लिए कौन सा डायरेक्शन में अच्छा तो बाकी डायरेक्शन में भी जा सकता है बट हम लोग सिर्फ किसके कौन सा डायरेक्शन में डील करें। हम लोग बोले लेट्स से ये डिस्टेंस कितना है n। हम लोग ने बोले कि भैया अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे फोर्स चाहिए और अगर फोर्स निकालना है तो मुझे मोमेंटम का चेंज चाहिए तो हम लोगों ने इसके लिए पहले क्या निकाल लिए इनिशियल मोमेंटम निकाले और
मोमेंटम का फॉर्मूला सभी को पता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? हम लोग यहाँ पर लिखे मास इनटू वेलोसिटी। v(x1) से जा रहा था ना, और मास तो m है, चेंज होने वाला, ऐसे सब जाएगा और उसी से वापस भी आने वाला है, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक होने वाला है। बस फर्क इतना है कि अगर पॉजिटिव में जा रहा था तो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ माइनस ले लिया। बट अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो चेंज कितना हुआ? 2m v(x1) और v(x1), तो चेंज कितने का हो गया? 2m v(x1). अरे क्लियर है ना? हम लोगों ने ये लिख दी। फिर हम लोग को टाइम चाहिए, तो टाइम नहीं था अपने पास, हम लोग बोले अपने पास स्पीड है, अपने पास डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या निकाल सकते? हम लोग बोले कि दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस लग रहा है। मान लो अगर वो यहाँ टकराया था तो पहले पीछे आएगा l, फिर वापस जाएगा तब टकराएगा ना, तो l प्लस l कितना हो गया? डिस्टेंस 2l। स्पीड अपने को पता है vx, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को तो स्पीड को नीचे, तो 2l अपॉन vx1 किसके बराबर हो गया? टाइम के बराबर। अब अपने पास टाइम भी था, मोमेंटम का भी चेंज था, तो हम लोग बोले अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फोर्स। डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पहले पार्टिकल की बात है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखे 2m vx1 अपॉन 2l, जो भी वैल्यूज थी लोग सब्स्टिट्यूट किए, ये आया अपना आंसर। ये था पहले पार्टिकल की। ऐसे n पार्टिकल उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग बोले टोटल निकालना, तो सबको ऐड मार दो, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू f, सबके लिए सेम रहेगा, m अपॉन l vx1, m अपॉन l vx2, m अपॉन l vx3, गोज ऑन। सब में से m अपॉन l को कॉमन लिए, क्या बचा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अलोंग x डायरेक्शन अपॉन, ये इतना आया। हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? n से। देखो यहाँ रूट नहीं था ना, इसके लिए स्क्वायर लिखा, नहीं तो vrms लिखता सिर्फ। यहाँ पर अगर स्क्वायर कर दूं तो vrms का स्क्वायर किसके बराबर होगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n। अरे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ स्क्वायर नहीं था तो रूट था ना, वहां रूट नहीं था, इसके लिए स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है? बट सर ये आया x डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन में आया? ऐसे तो y और z में भी जा सकता है, तो हम लोग ने ये अभी पीछे पढ़े थे, v स्क्वायर जो होता है वो 3vx स्क्वायर या 3vy स्क्वायर या 3vz स्क्वायर, तो हम लोग ने vx स्क्वायर की वैल्यू निकाले v स्क्वायर अपॉन 3, तो हम लोग ने उसकी जगह पर रख दिए v स्क्वायर अपॉन 3। आरएमएस थी तो आरएमएस लिखे हम लोग ने। अब हम लोग ने बोले कि भैया फोर्स मिल गया है, अब प्रेशर का फार्मूला लगाओ, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना था? l स्क्वायर। फोर्स हम लोग ने निकाल के रखे, वो पुट कर दिए, l स्क्वायर इनटू l, l क्यूब। एंड व्हाट इज l क्यूब? वॉल्यूम को उधर फेंके तो 1/3 mn vrms का। क्लियर?